दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्ययन के आधार पर, ये कह सकते हैं प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। यहाँ पर ला शब्द पूछा है, ला। याद रखिए, जब ला बोलते हैं तो जीभ आपकी पीछे को मुड़ जाती है और आपके तालू को स्पर्श कर जाती है। ऐसे को पीछे को, देखो हमने बताया पीछे को जीभ मुड़ जाती है अर्थात पीछे अर्थात पार्श्विक। क्या बोलेंगे इसे? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पार्श्विक। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें प्रकंपित, ऐसा होता है प्रकंपित, जिसे हम लोग लुंठित बोल देते हैं ना, तो लुंठित आपका होता है रा। याद रखिए, एक ही ऐसा व्यंजन है जो आपका पार्श्विक है और एक ही व्यंजन जो आपका है लुंठित, वो आपका रा है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कौन सा शब्द आपका है अमात्रिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कलरव। ठीक है, अमात्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्राण या महाप्राण वर्ग है। महाप्राण, देखिए महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण सा ये आपके होते हैं महाप्राण। अभी यहाँ पर काफ़ी बच्चे वर्ग नहीं समझ पा रहे हो तो आपको बता दें, जैसे होता है का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, ये का वर्ग है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और आपका चतुर्थ, या कह सकते हैं सम स्थान जो होते हैं वो आपके महाप्राण में आते हैं। देख लीजिए, महाप्राण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 का ऑप्शन। तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर था हो जाएगा। थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा वर्णमाला में, जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर था। ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या हो जाएंगे? विषम स्थान वाले हो जाएंगे और अंतःस्थ वर्ण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हिंदी शब्दकोश में अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है। तो अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है? याद रखिएगा, अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है। तो ये आपके आते हैं, आपके इसमें आते हैं। ठीक है, आ वाले में आते हैं। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि हमेशा और हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि छा वर्ण किसके योग से बना है। हमने बताया था कि 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसमें से जो छा होता है, ये छा ये भी आप कह सकते हैं एक संयुक्त है। और कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का। चलिए 5 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। का धन सा के योग से आपका छा बनता है। ठीक है, का धन सा के योग से आपका छा बनता है। त्रा की बात करें, त्रा एक होता है ना, कौन सा? ये वाला त्रा, ये आपका जो बनता है वो ता धन रा के योग से बनता है। ठीक है। एक ज्ञा होता है, ज्ञा जो बनता है वो जा धन या के माध्यम से बनता है। और एक श्रा होता है जो परिश्रम वाला, ठीक है, वो आपका होता है सा धन रा से बनता है। ठीक है, चारों आपके हो गए। चलिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि होती है। याद रखिएगा, ध्वनि। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? अभी हमने अल्प प्राण बताया था, जो विषम स्थान होते हैं 1, 3, 5 है ना। और 1, 3, 5 में जो आपको दिखाई देगा वो आपका देख सकते हैं चा वर्ग, जो कि पहला स्थान आपको आ गया है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 होती है, का से लेके माँ तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन राइट, वो आपका डी हो जाएगा या। ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है, यह अंतःस्थ व्यंजन में आता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा होती है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, एक बार मजा आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं? इसका जवाब तो आपको अभी तुरंत हमने दिया है कि या, रा, ला, वा अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में पेट के अंदर से आते हुए शब्द प्रतीत होते हैं उनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन। चलिए, बहुत अच्छे स्कोर है आप सब लोगों का। चलिए, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन है? दंतव्य वर्ण, यहाँ पर दंतव्य वर्ण पूछा गया है 10 नंबर में। और दंत अर्थात जो आपकी जीभ होती है वो दांत से स्पर्श करती है। ता, था, दा, धा, ता वर्ग वाले जितने भी होते हैं, ता, था, देखिए जीभ आपकी तालु की स्पर्श कर रही है अर्थात आपका ता हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, जो घा है, घा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ हो जाएगा। का वर्ग बोलने में कंठ आपका ज़्यादा वाइब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? देख लीजिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर, और याद रखिएगा जो अर्धस्वर है वो आपका कौन सा है? चलिए, यहाँ पर सही जवाब अर्धस्वर हो जाएगा ए नंबर आपका या। जो या है ये आपका क्या है? ये आपका अर्धस्वर में आता है। ठीक है, अर्धस्वर में आपका आता है जो आपका या है। ठीक है, और एक और होता है वा। ठीक है, या और वा ये दो आपके हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया गया है, जो कि अभी हमने थ्योरी आपको बताया था कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन से स्थान पर आती हैं? अभी हमने डायरेक्ट आपको जवाब दिया था कि जो आपकी सम स्थान रखते हैं अर्थात दूसरा और चौथा, सम स्थान में दूसरा और जो चौथा होता है वह महाप्राण कहलाता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन उनको कहते हैं जिनको बोलने पर मुंह से ऊष्मा ज़्यादा निकलती है। अगर आप हथेली भी लगाएंगे अदर वर्ण की तुलना में उसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी। ऐसे वर्ण को बोलकर देखिए और जवाब आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। सा, सा और हा ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का और आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाए, सिर्फ श्वास को प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें अघोष बोलते हैं। याद रखिएगा, सघोष और अघोष ये भी आपको पढ़ना होगा। ए नंबर आपको हो जाएगा अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वर्ण कंठ मतलब ओष्ठ नहीं है, सॉरी, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ कौन होते हैं आप समझिए, जिनको बोलने में दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं उनको ओष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है? तो माँ, बा और आपका उ ये होते हैं, लेकिन आ जो है वो आपका ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, अल्प प्राण ध्वनियाँ के समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनि, और अल्प प्राण ध्वनि जो अभी हमने बताया था जो विषम स्थान होते हैं। विषम स्थान आपका कौन सा है यहाँ पर? तो देख सकते हैं जो चा, जा, या ये आपका विषम स्थान है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? तो वर्ण का अर्थ रंग होता है, जाति होता है और अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है। ठीक है, घोष। अब यहाँ पर घोष और अघोष आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अघोष जो होता है उस प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, और सघोष जो होता है वो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, एवं सभी स्वर होते हैं वो सघोष में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर। जो ता है, ता ये आपका घोष नहीं है, ये आपके सघोष में आता है। अभी हमने बताया था कि सघोष जो होते हैं वो प्रथम और द्वितीय होते हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं वो आपके घोष, ये कह सकते हैं सघोष में आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम लोग अनुस्वार कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और लॉक करते हैं ऑप्शन डी को। यहाँ पर रिवाज में कोई भी प्रकार का ऋषि आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ अभी हमने आपको बताया था कि जिनको बोलने में कंठ आपका ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ज़्यादा वाइब्रेट करता है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं का, खा, गा, घा जो भी है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ, ओ और औ ये जो आपके वर्ण हैं ये आपके कंठोष्ठ में आते हैं। कंठ और ओठ, याद रखिए, कंठ और ओष्ठ से, कंठ मतलब का वर्ग और ओष्ठ मतलब पा वर्ग, तो ये दोनों को मिलाने से ही आपके बनते हैं कौन? आपके कंठोष्ठ बनते हैं ओ और औ। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ हमने बताया था दोनों ओठ आपस में मिल जाएं, उन्हें ओष्ठ बोलते हैं, पा, फा, बा, भा में, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, चा में आपकी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य अर्थात जिसमें से आपकी जीभ तालु को स्पर्श कर लेती है उसे हम लोग तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और तालव्य ध्वनि यहाँ पर आपकी कौन सी है? तालव्य ध्वनि चा, छा, जा। देखिए बोलिए, चा, छा, जा, झा, जिसमें से आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण अभी हमने बताया था कि आपके विषम स्थान जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, वो आपकी अल्प प्राण ध्वनि होती हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डी नंबर आपका ता वर्ग ये आपके अल्प प्राण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है, अर्थात ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और दंत भी हो, दंत भी हो। दंत अभी हमने आपको बताया था, इससे एक पॉइंट आपको पकड़ लेना है, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सी नंबर है ये, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका स्पर्श व्यंजन में भी आता है, घोष में भी आता है, महाप्राण में भी आता है और दंत में तो है ही, है ना। दंत में तो देखो ये भी है, लेकिन ये रूल नहीं फॉलो हो रहे हैं, इस प्रकार से सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि है। यहाँ पर स्पर्श घोष भी हो, स्पर्श हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और ओष्ठ भी हो। यहाँ पर 28 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जो भा है। भा ये स्पर्श में है, घोष में भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? संवृत अर्थात मुंह की आकृति के अनुसार मुंह कितना खुलता है, कितना नहीं खुलता है। तो स्वर जो संवृत स्वर है, संवृत स्वर, वो आपका है ई, ठीक है। कौन सा है? यहाँ पर सी नंबर ई हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी थ्योरी आप पढ़िएगा तो आपको जरूर यहाँ पर संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत, ई लोग ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला है हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि जो आपकी है वो किस प्रकार की ध्वनि है? हिंदी की बा ध्वनि, और बा ध्वनि जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 30 को ऑप्शन राइट आपकी ये हो जाएगी ओष्ठ, ठीक है। अभी मैंने देखा ओष्ठ, अर्थात जब बोलोगे तो दोनों ओठ आपके स्पर्श हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि अर्थात जिसमें से जीभ और दांतों का स्पर्श हो, ता, था, दा, धा। यहाँ पर आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दांत में भी हो और ओष्ठ से भी हो, ठीक है। दंत से भी हो और ओष्ठ से भी हो, वो आपकी ध्वनि कौन सी है? तो याद रखिएगा, दांत और ओष्ठ से बनने वाली ध्वनि आपकी निकलती है वा। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। दंतोष्ठ में आपका आता है वा, आता है वा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का ध्वनियों का है यहाँ पर, अर्थात ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब होता है जिसको बोलने में अगर थोड़ा सा रुक लिया जाए या समय दे दिया जाए तो उसमें से आपको मूर्छा आ जाएगी। अब मूर्छा आ जाएगी इसका मतलब ये हुआ जैसे आप बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा,
ये जो वर्ड हैं ये आपके मूर्धन्य में आते हैं। तो 33 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा। और टा ठा डा ढा ये आपका हो जाएगा 33 का बी नंबर हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा, जब सा बोलते हो तो काफ़ी तेज सिटकारी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा तो है ही, साथ में ये क्या है, ये तालव्य भी है। ठीक है, ये आपके तालु में भी अर्थात चा वर्ग में भी इसे उठाकर रखा जाता है, साथ में ऊष्मा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। देख लीजिए, पार्श्विक व्यंजन आपसे आ गया है, जो कि आपकी इस टेस्ट सीरीज का यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बताया भी था, पार्श्विक कौन होता है, कौन सा होता है, अभी हमने बताया था जो ला है वो आपका पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर पूछा गया है। 36 नंबर यहाँ पर आ, देखिए आपकी जो जीभ है, जीभ में कुछ वर्ड आपकी जीभ के आगे से, जैसे ई छोटी बड़ी निकलती है ना, वो आपके कुछ जीभ के आगे से निकलते हैं। जैसे आपका छोटा होता है वो आपके कह सकते हैं बीच से निकलता है, और कुछ वर्ण आपके पीछे से निकलते हैं। तो यहाँ पर पश्च स्वर आपका कौन है, बड़ा है। ठीक है, अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। ठीक है, वर्ड होती है, फिर ध्वनि होती है। इस प्रकार से डी नंबर वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की एक सामूहिक माला। वर्णों को अगर सुव्यवस्थित ढंग से पिरो दिया जाए, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनि अभी हमने आपको बताया था, कंठ से निकलने वाली, अर्थात का खा, यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब तक आप लोगों को यहाँ पर लगभग देखा जाए तो इस चैप्टर को कंप्लीट हो चुका होगा। अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, थोड़ी स्पीड में रहेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग, सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि मूर्धन्य व्यंजन, अभी हमने आपको बताया था मूर्धन्य में आपका टा ठा डा ढा ये आपका आता है ना। 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण, और अल्प प्राण जो विषम स्थान होते हैं, का खा गा घा, देखिए का खा गा, देखो विषम स्थान मिल गया ना, इस प्रकार से बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन उन्हें बोलते हैं जिनको बोलने से नाक और मुंह से दोनों से आपकी आवाज़ आती है। ठीक है, इन्हें पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। और यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ, जो ए ऐ हैं ये वर्ण जो होते हैं इनको क्या कहते हैं। इनको कंठ है और तालव्य, अर्थात ये कंठ से भी निकलते हैं और तालु से भी निकलते हैं। याद रखिए, कंठ के अंतर्गत भी रखते हैं अर्थात का वर्ग में, और तालव्य अर्थात चा वर्ग में भी रखते हैं, अर्थात कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं आपके ए और ऐ। ठीक है, सबको पसंद आ रहा होगा, हमें पता है कि सबको ये चैप्टर आता भी है, और जिनको नहीं भी आता है उनको भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। अयोग्यवाह, और अयोग्यवाह वर्ण जो होते हैं अंक और आहा होते हैं, इनका आपके वर्णमाला में बोलने के आधार पर प्रयोग नहीं होता, लेकिन लिखने के आधार पर, लेख के आधार पर इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन होता है कि कोई भी शब्द अगर दोहरा जाए, देख सकते हैं यहाँ पर दोहरा शब्द आपको जो है वो ये आपको दिख रहा है, ला और फिर से आपका ला, अर्थात द्वित्व व्यंजन आपको दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सा सा और हा जो व्यंजन है वो आपके कौन से हैं। अभी हमने बताया था सा बोलने में ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा जो निकलती है उनको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका ऊष्म तो है नहीं, और ऊष्म को ही हम लोग संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऊष्म को संघर्षी भी बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, और नवीन विकसित ध्वनियाँ जो आपकी हैं वो आपकी कौन सी हैं। खा और गा, रट लीजिएगा, खा और गा, ये आपकी जैसे गजल होता है ना, ऐसे शब्द होते हैं, ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं जो कि अरबी फारसी वर्णों से निकल कर आपके हिंदी वर्णमाला में आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? घोष और सघोष दोनों ही एक हैं, अघोष आपको कह सकते हैं अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं माँ, माँ जो आपका है ये आपके कौन से वर्ण में आता है? पंचम में आता है। और घोष या सघोष हमने बताया था कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं वो आपके घोष होते हैं। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? 49 नंबर। तो याद रखिएगा अमानक वर्ण यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब कभी भा बना करता था कुछ इस प्रकार से भा बनता था पहले, है ना। तो ये जो आपका भा है ये अमानक वर्ण है, ठीक है। याद रखिए सी नंबर अमानक वर्ण। इसको वर्डों में नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ पर बाद में इसको वर्ड में रखा गया। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से भा बना हुआ आपको पहले दिखा करता था, वो वाला उस प्रकार से आपका ही ये वाला, ठीक है। नेट में डालिए आपको अच्छा दिख जाएगा अमानक वर्ण क्या होता है। चलिए का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? अभी नवीन विकसित ध्वनि, साथ में अभी बताया था अरबी फारसी जो ध्वनि होती हैं वो आती हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में आपके मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है? तो आपकी बताई गई हैं आपको 52, ठीक है, 52 होती हैं, आप देखिएगा। चलिए कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि अब आपको हमने बताया था निकाल कर, छा जो आपका बनता है वो किस प्रकार से बनता है और ये किसके अंतर्गत आता है? ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है का के बाद। छा अभी हमने बताया था का, धन, सा बताया था आपको इस प्रकार। तो इस प्रकार छा का जो क्रम आता है सबसे पहले का आता है, का के बाद ही आएगा, अर्थात एक आपका हो जाएगा का के, ठीक है। अगला है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्या या कह सकते हैं ज्ञा। ज्या बोलोगे तो आसानी हो जाएगी, ज्या, जा, धन, या, सिंपल से निकाला के आता है। यहाँ पर जब भी आपको कभी भी ज्ञा आए उसको ज्या बोला करिए तो दो शब्द आपके यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष अभी हमने बताया था पहला और दूसरा वर्ण। यहाँ पर 55 का जवाब, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सा आपका हो जाएगा। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, और घा का उच्चारण स्थान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये तो तीनों यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपको हैं लेकिन मतलब नहीं है। यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन आपका ज्या था वही है ना आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ पर ता, था, दा, धा, ना है, लेकिन टा नहीं है। टा आपके आता है मूर्धन्य में आता है, इस प्रकार से सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अकरांत। क्या बोलते हैं? अकरांत बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि छा वर्ण किसके योग से? हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, इसलिए ये रिपीट भी हो रहा है। तो छा वर्ण जो बनता है वो आपके बनता है का, धन, सा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, का, धन, सा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? जब भी ये प्रश्न आए तो इसका जवाब आप लगाइएगा 11, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, देख सकते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये आपका इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग नहीं है, 63 नंबर। और टा वर्ग नहीं है तो जवाब आपका यहाँ पर टा, ठा, डा अर्थात घा नंबर, ये आपका कंठ में आता है, डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए, 64 नंबर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी। चलिए यहाँ पर 55 का जवाब देना है कि हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन थी। चलिए यहाँ पर जवाब काफ़ी बच्चों को आ चुका है और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले आपकी कौन सी आई थी? आपकी संस्कृत आई थी।
संस्कृत के बाद आपकी पाली आई थी, फिर आपकी प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवाहट, अवाहट के बाद कह सकते हैं आपकी हिंदी। तो इसका मतलब है कि ये आपकी अपभ्रंश, तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका डी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी उपवर्ग की है। यहाँ पर बताना है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी यहाँ पर उपभाषा के अंतर्गत आती है। 56 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। और बिहारी उपभाषा में आपकी जो आपकी 3 उपभाषाएं होती हैं, जिसमें से आपकी मगही होती है, तो 56 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, अर्थात जो आपकी हिंदी है, तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपके किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर फटाफट। और जितने लोग नए आते जाएं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक भी करें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, सौरसेनी अपभ्रंश से आया है। ठीक है, हिंदी का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली किस धर्म की भाषा है, पाली किस धर्म की भाषा है। चलिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कि जो पाली आपकी भाषा है वो आपकी किस धर्म की, तो आपके बौद्ध धर्म की। हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध ने अपने कह सकते हैं जो भाषा भी दिया था, अपने कह सकते हैं वचन दिया था, वो भी आपकी कह सकते हैं कि पाली भाषा में, और कह सकते हैं जो ग्रंथ भी है वो आपके पाली भाषा में, अर्थात जो बौद्ध धर्म संबंधी था वो आपकी पाली भाषा से। ठीक है, और जो जैन धर्म थे, जैन धर्म है, तो जैन धर्म में क्या होता था, वो लोग कह सकते हैं कि आपकी जो भाषा होती है कौन सी, आपकी प्राकृत भाषा। तो जितने भी जैन ग्रंथ हैं वो आपके प्राकृत भाषा में हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 वर्ण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए, स्वरों की संख्या। तो याद रखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा वर्ण किस वर्ग में आएगा, पा वर्ण किस वर्ग में आएगा। हमने आपको वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि जब पा बोलते हो तो दोनों ओठ जो होते हैं आपस में मिलते हैं, अर्थात ये आएगा किसमें, ओष्ठ में आएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसको बोलने में बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। अगर हथेली लगा के बोला जाए तो आपको एहसास होगा कि नहीं, हाँ इस वर्ण को बोलने में आपकी ऊष्मा प्रदान हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सा और हा, ये 4 वर्ड होते हैं जो आपके ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता है, देवनागरी का उपयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर पंजाबी। याद रखिएगा कि पंजाबी लिखने में देवनागरी का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि गुरमुखी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, गुरमुखी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। चलिए महाप्राण ध्वनि, हमने आपको महाप्राण अल्पप्राण बताया था ना, तो याद रखिए जैसे आपका यहाँ पर का हो गया, खा हो गया, फिर गा, फिर घा, फिर आपका अंगा, तो जो आपके विषम स्थान होते हैं, अर्थात का के बाद आपका गा के बाद आपका अंगा, तो जो विषम स्थान होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं, और जो आपके सम स्थान रखते हैं इन्हें महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाप्राण पूछा है, और महाप्राण जो कि सम स्थान में कौन आता है, बी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका खा जो है वो महाप्राण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से घोष ध्वनि कौन सी है, घोष ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर सही जवाब बताइए। देखो हमने बताया था अघोष और घोष, है ना। यहाँ पर जो अघोष होता है किसी भी वर्ण के पहला और दूसरा जो अक्षर होते हैं उनको अघोष बोलते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा, और जो तीसरा चौथा होते हैं उनको हम लोग सघोष या कह सकते हैं घोष बोलते हैं। तो यहाँ पर आप 66 में देख सकते हैं कि जो आपका सी नंबर है, सी नंबर, ये ग नंबर आता है ना, ये तीसरे नंबर में आएगा। ये आपका है यहाँ पर घोष या कह सकते हैं इसे सघोष। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। चलिए कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो पूर्वी हिंदी के हमने आपको ट्रिक बताया था ABC, अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका बी दिया है मगही, मगही आपके बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है।
चलिए फटाफट आंसर देते रहिए। कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो 68 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। और सभी लोग वीडियो लाइक करें भाई, जितने लोग आ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका क्या कि राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियाँ हैं? राजस्थान में हमने आपको बताया था आपकी 4 बोलियाँ होती हैं। ठीक है, आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपकी कह सकते हैं 4 बोलियाँ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 4। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग में आती है? ब्रज भाषा, जो आपकी ब्रज भाषा है, ब्रज, तो ये आपकी किस में आएगी? ब्रज भाषा। तो याद रखिए ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा किस हिंदी के अंतर्गत? तो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है ब्रज भाषा। ठीक है, और आपको पता है ब्रज क्षेत्र के जैसे कह सकते हैं मथुरा और आपकी यूपी में भी पश्चिम हो जाएगा, है ना। तो इसे याद रखना कि आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1000 ईस्वी। ठीक है, 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी, हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी कौन सी भाषा थी आपकी? तो यही अभी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि हिंदी से पहले की जो आपकी भाषा थी वो आपकी अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा। अगला क्वेश्चन है कि अवधी किस वर्ग की बोली है? अवधी किस वर्ग की बोली है? अभी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हमने बताया था कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अवधी जो आपकी यहाँ पर है, अवधी जो किस वर्ग में आती है? तो पूर्वी हिंदी के में आती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली किस उपभाषा में आती है? भाई फटाफट आंसर देना है, जितनी स्पीड में हम बोल रहे हैं उतनी स्पीड में आपको आंसर भी देना है कि भोजपुरी बोली किस उपभाषा में आती है। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है कि भोजपुरी आपकी आती है बिहारी हिंदी के। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 70 करोड़। ठीक है, 70 करोड़ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान में हिंदी किस रूप में स्वीकृत है? संविधान में हिंदी किस रूप में स्वीकृत है? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर 76 का ऑप्शन राइट आपका। याद रखिएगा राजभाषा है, राजभाषा, याद रखिएगा राजभाषा। ठीक है, राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, संविधान में राजभाषा संबंधी जो अनुच्छेद हैं वो आपके किस अनुच्छेद में हैं? 77 का जवाब दीजिए। 77 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो आपके हैं वो आपके संविधान की राजभाषा में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग, अध्याय, अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? देख सकते हैं राजभाषा बोला गया है ना, और ये आपका भाग है यहाँ पर 17, अध्याय आपका यहाँ पर कह सकते हैं 1, और आर्टिकल आपका 343 का फर्स्ट। 78 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपर्क भाषा के रूप में अधिकांश लोग प्रयुक्त करते हैं। संपर्क भाषा के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो आपकी कौन सी भाषा है? तो याद रखिए ये भाषा आपकी है हिंदी। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि कौरवी बोली का तात्पर्य है, कौरवी बोली का तात्पर्य है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कौरवी, कौरवी मतलब होता है आपका खड़ी बोली। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौरवी जो बोली है वो आपकी खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन 80 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? चलिए हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो 81 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, खड़ी बोली से। ठीक है, हिंदी का विकास किस बोली से? तो खड़ी बोली से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी हिंदी में जो आपकी नहीं है वो आपकी कौन सी? तो 82 का ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो आपने पढ़ा था अभी, कौन? अवधी बोली, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली, राजस्थान में जो बोली जाती है वो कौन सी है आपकी?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर मेवाती। ठीक है, मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषाओं में शामिल है। द्रविड़ भाषाओं में शामिल आपकी जो भाषा है कौन सी, तो याद रखिए द्रविड़ भाषाओं में कन्नड़, तमिल और तेलुगु ये सभी हैं। ठीक है, आप लोग जवाब देते चलिए फटाफट। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और याद रखिएगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपकी देवनागरी लिपि में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस धारा के अंतर्गत सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार जो कि धारा 351 के तहत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अवधि में लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। अवधि में लिखा गया महाकाव्य कौन सा है, 88 का जवाब। तो यहाँ पर 88 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, 89 का जवाब। और 89 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियप्रवास। ठीक है, प्रियप्रवास। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि 10 आपके राज्य हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है, और यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर है ये आपकी हिंदी से अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को लिया गया था, तो यहाँ पर 14 सितंबर 1949, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, तो 93 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा 22। ठीक है, 22 आपकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की आदिजन्नी है। हिंदी की आदिजन्नी, अभी हमने बताया था कि हिंदी जो उत्पत्ति हुई है सबसे पहले संस्कृत आई है, फिर आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अववाहट, फिर आपकी हिंदी। अर्थात हिंदी जो निकली कहाँ से, तो आपके संस्कृत से। इसलिए हिंदी की आदिजन्नी किसे बोलते हैं, तो आपके संस्कृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था। ये 7वां आपका 2007 की बात कह रहा है, और ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर आपकी न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, 95 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्य भाषा के वैकाशिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय जो आर्य भाषा है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसे बांट सकते हैं आपकी 3 भाषाओं में। ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन हैं। मानकीकरण के 3 सोपान, तो आपकी बोली होती है, फिर आपकी मानक होती है, बोली होती है, फिर भाषा होती है, फिर मानक भाषा होती है। तो ऑप्शन आपका 97 का ए सही हो जाएगा। अगला है विभाषा किसे कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा याद रखिएगा, विभाषा बोलते हैं कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ठीक है, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है, कन्नड़, तो यहाँ पर कन्नड़ हो जाएगी आपकी द्राविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा द्राविड़ परिवार की। और अगला क्वेश्चन है दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है। दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है, तो यहाँ पर आपका 100 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपके ए नंबर दर्दिस्तान की भाषा है। ठीक है, दर्दिस्तान की भाषा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। ठीक है, और जितने लोग नए रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।